अधिकार एहसास को झटके से अपनी तरफ खींचकर, मिस हास, दोबारा रियान के साथ कभी इतना फ्रेंडली होकर बात मत कीजिएगा। चुटकुले सुनने का ज़्यादा मन हो तो व्हाट्सअप जोक पढ़ लिया कीजिए, पर रियान से दूर रहिए। आप जिसको जानती नहीं उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अधिकार की सांसें एहसास को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। एहसास कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वहीं अधिकार बस एहसास की आंखों की हिचकिचाहट देख रहा था। एहसास काफ़ी हिम्मत करके, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किससे बात करूं, किससे नहीं? फ़र्क पड़ता है, और क्यों पड़ता है, यह बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। मैंने कहा ना कि रिहान से दूर रहिए। एहसास कसमसाते हुए, क्यों दूर रहूं? रिहान मुझे अच्छा लगा। मुझे तो उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। वैसे भी मुझे कब किससे बात करनी है, यह मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। आप मुझे कुछ भी बताने वाले होते कौन हैं? अधिकार गुस्से से, मिस हास, शायद आप भूल रही हैं कि मैं आपका पति हूँ, और शायद आप भूल रहे हैं कि सिर्फ 6 महीने के पति हैं आप। हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसका हक आप इस्तेमाल कर सकें। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा आप मेरे मामलों से और मुझसे दूर रहें। वैसे भी खुद आपने मेरा हाथ छोड़कर मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दिया। आप तो मुझे अपने साथ खड़े होने के लायक भी नहीं समझते। फिर मैं किसी के भी साथ खड़े रहूं, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी इस दुनिया की सबसे गिरी लड़की तो मैं ही हूं ना। यह आपने ही कहा था ना। अपनी बात कैसे भूल गए? आपको मुझसे इतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मेरे जैसी लड़की किसी के भरोसे के काबिल नहीं होती है ना। हमारे रिसेप्शन में 10 लोगों के सामने मेरा हाथ छोड़कर आपने सबके लिए मुझे फ्री कर दिया था। ये बात भूलिए मत। एहसास की ये बात सुनते ही अधिकार उसका हाथ छोड़ देता है। एहसास की नम हो चुकी आंखों में उसका दर्द साफ झलक रहा था। उसकी कई बातें एहसास को कितनी चुभी हैं, यह उसके शब्दों से साफ पता चल रहा था। एहसास कुछ ही देर बाद वहां से चली जाती है। अधिकार बस नम आंखों से उसे जाते हुए देखता रहता है। प्लीज कोई तो मदद करो मेरी। हाँ प्लीज बचा लो मुझे। खोलो रस्सी, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज कोई सुनो मेरी बात। प्लीज खोलो मुझे। एक आलीशान होटल के आलीशान से कमरे में बेड पर रस्सियों से बंधी एक लड़की चिल्ला रही थी। उसके गंदे हो चुके कपड़े और बिखरे बालों से साफ पता चल रहा था कि वो कई घंटे से बस इसी हालत में है। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला सूख चुका था। वहीं बेड से थोड़ी दूर पर बैठा एक शख्स बेफिक्र सा जूस के सिप्पे सिप लिए जा रहा था। वो लड़की फिर से चिल्लाते हुए, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? प्लीज मुझे जाने दो। वो आदमी अब उस लड़की को घूर कर, आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा। हाँ हाँ, कितना चिल्लाती हो तुम। वैसे मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ लाया हूँ, पर तुम यहाँ आई किसी और की मर्जी से हो। तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जिसने तुम्हें यहाँ लाने का डील किया था वो आ चुके हैं। अब अपनी जुबान बंद रखो। जिंदा रहीं तो फिर मिलेंगे। यह कहकर वो आदमी तुरंत वहां से चला जाता है। वहीं वो लड़की फिर से चिल्लाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुलता है, और उसी आवाज के साथ बंद भी हो जाता है। बेड पर बंधी लड़की सामने किसी और आदमी को देखकर काफी डर जाती है। ऊपर से बिजनेस सूट, ब्लू गॉगल और चेहरे पर एक गंभीरता लिए हुए वो शख्स काफी डरावना भी लग रहा था। वो लड़की रोते हुए, कौन है आप? क्यों लाया गया है मुझे यहाँ? प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज सर, जाने दीजिए मुझे। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। वो आदमी सामने रखे कांच की मेज पर अपना पैर पटकते हुए, शट अप, जस्ट शट अप। तुमसे कई गुना ज्यादा एक लड़की आज से 2 साल पहले चीखी और चिल्लाई थी। उसके शरीर को बोटियों की तरह कुत्तों ने नोचा था, और तुम्हारी वजह से दोबारा उस मासूम लड़की के साथ वही हुआ। एक डॉक्टर होकर अपने पैसे के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम ये भी भूल गई कि तुम खुद एक औरत हो। जिस लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया गया था, उसका एकमात्र सहारा उसका भाई तक तुम्हारी वजह से छिन गया। रेपिस्ट का साथ देने वाली तुम जैसी औरत क्या रेपिस्ट नहीं कहलाई जानी चाहिए? क्या मैंने कुछ गलत कहा डॉक्टर स्नेहा? बेड पर बंदी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर स्नेहा थी जिन्होंने एहसास का इलाज किया था। किसी अनजान के मुंह से अपना सारा काला चिट्ठा सुनकर स्नेहा के होश उड़ चुके थे। वो अब और ज्यादा डर चुकी थी। वहीं वो आदमी अपना गॉगल उतारकर जलती आंखों से उसे घूर रहा था। उसकी लाल हो चुकी आंखों में उसके अंदर का गुस्सा साफ झलक रहा था।
डॉक्टर स्नेहा काफ़ी देर बाद काफ़ी हिम्मत करके, तुम कौन हो? एहसास राठौर को कैसे जानते हो? यह सब तुम्हें कैसे पता? वो आदमी चिल्लाते हुए, मैं हूँ अधिकार सिंघानिया, मिसेस एहसास अधिकार सिंघानिया का हस्बैंड, उसका सेवियर और तुम्हारी मौत की वजह। यह सुनकर तो स्नेहा का खून सूख गया। आगे उसके हलक से कोई आवाज़ ही ना निकल सकी। एहसास के केबिन में बसल आकर, एहसास तुम्हें पता है अधिकार कहाँ है? एहसास हैरानी से, मुझे कैसे पता होगा? वो मुझे बताकर थोड़ी जाएंगे। मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ। एहसास की बेरुखी को देखकर बसल उदास होकर, सॉरी, लास्ट टाइम वो तुम्हारे साथ था मेरे केबिन में। मुझे लगा शायद तुम्हें पता होगा, इसलिए पूछ लिया। वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। चलो तुम अपना काम करो, मैं जाता हूँ। एहसास उसकी उदासी देखकर समझ जाती है कि उसने कुछ ज़्यादा ही रूडली बिहेव किया है। वो उठकर बसल को रोकते हुए, सॉरी बसल जी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो मिस्टर हक से मेरी थोड़ी बहस हो गई थी। वो गुस्से में होंगे इसलिए फ़ोन ऑफ कर दिया होगा। आप परेशान मत हो, मिस्टर हक बच्चे नहीं हैं, वो आ जाएंगे। बसल मुस्कुराते हुए, एहसास एक बात कहूँ? एहसास, हाँ कहिए। बसल, पता है अधिकार को समझने के लिए दिमाग से ज़्यादा दिल की ज़रूरत है। वो गुस्से वाला है, अकड़ू है और बात बात में लोगों पर चिल्लाता है, पर उसका दिल बहुत साफ है। उसका गुस्सा हर कोई देख लेता है, पर उसके गुस्से के पीछे का दर्द किसी को नहीं दिखता। अधिकार को किसी से फर्क नहीं पड़ता, पर जो उसके दिल में होते हैं, उनकी एक तकलीफ, एक आंसू और उनका कहा एक झूठ उसके दिल पर हजारों घाव कर देता है। उसकी जुबान जितनी कड़वी है, दिल उससे कहीं ज़्यादा मासूम है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, पर अपना दर्द कभी किसी से बांटा नहीं और अपने अपनों की तकलीफ में उनकी ढाल बनकर खड़ा रहता है। अपनी तकलीफ वो जल्दी कह नहीं पाता और ना ही बिना कहे उसकी तकलीफ कोई समझता है। एहसास हैरानी से, बसल जी, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? बसल हल्की मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि वो तुम्हारा पति है। तुम उसकी खुशी और गम दोनों की हकदार हो, इसलिए। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उसके ऑफिस में काम करता हूँ या फिर उसका दोस्त हूँ। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अधिकार को जानता हूँ। मैं किसी बड़े बाप का बेटा या किसी ऑफिस से रिटायर हो चुके बूढ़े बाप का सहारा नहीं हूँ। मैं अधिकार की माँ, अनंता माँ के घर के एक छोटे से नौकर का बेटा हूँ। मुझे जन्म देते ही मेरी माँ गुजर गई, इसलिए बाबा मुझे अपने साथ लेकर आ जाते थे। अनंता माँ अकेले रहती थी, मेरी माँ थी नहीं, इसलिए वो मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने मुझे अधिकार के हिस्से का भी प्यार दे दिया था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे बाबा कैंसर की वजह से बीमार होकर मर गए। फिर माँ मुझे और प्यार करने लगी। मेरा भी सिर्फ वही सहारा थी। बहुत बदकिस्मती थी मेरी कि जब मैं 10 साल का हुआ था तो अनंता माँ भी गुजर गईं। तब अतुल अंकल मुझे साथ ले आए और उन्होंने मुझे आगे पढ़ाया लिखाया। अधिकार जब मुझे रोता देखता तो गुस्से में आकर मुझे डांटने लगता। फिर मैं और ज़्यादा रोने लगता और वो और ज़्यादा गुस्सा करता। फिर खुद भी रोने लगता। दरअसल उसे मेरे रोने से दुख होता था, पर यह बात वो प्यार से कह नहीं पाता। जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, मुझे अधिकार के गुस्से के पीछे का कारण और प्यार समझ आता गया। अधिकार के हिस्से की खुशी मुझे मिल जाती थी, पर उसे इस बात का कोई गम नहीं होता। मैंने जितना अधिकार को समझा है, वो किसी हीरे से कम नहीं है। जिनके पास वो है, उनको कोई मुसीबत छू नहीं सकती। उसे सामने से चिल्लाना तो आता है, पर प्यार जताना नहीं। उसकी फिक्र, उसका प्यार जल्दी कोई देख नहीं पाता। वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एहसास, तुम उसकी लाइफ में जब से आई हो, वो बहुत बदल गया है। तुम कोशिश करोगी तो वो बदल जाएगा। एक बार उसके गुस्से का पीछे का प्यार समझो। पत्नी ना सही, पर दोस्त बनकर तो समझ सकती हो। एक बार कोशिश जरूर करो। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। ये कहकर बसल चला जाता है। भाई एहसास ना जाने कौन सी दुनिया में खोसी जाती है। वक्त उसके लिए ठहर सा जाता है। बसल की बातें उसे सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ ही पल बाद वो अपने चेहरे पर गंभीरता लाकर अपने केबिन से बाहर निकल पड़ती है। क्यों? क्यों मेरे दिल को किसी से इतना फर्क पड़ रहा है? उनका कहा एक एक लफ्ज मेरे कानों में गूंजता रहता है। ना मैं वो भूल पा रही हूँ और ना ही याद रखना चाहती हूँ। आज से पहले कभी किसी की बेरुखी, किसी की बातों से इतनी तकलीफ नहीं हुई मुझे।
आज बसल जी की बातें सुनकर मेरा मन मिस्टर हक की जिंदगी के बारे में जानना क्यों चाहता है। मुझे उनकी परवाह क्यों हो रही है। मुझे उनसे कोई उम्मीद ही क्यों है। मैं क्यों चाहती हूँ कि वो मुझसे प्यार से बात करें। क्यों मैं उनके बारे में इतना सोच रही हूँ। एहसास न जाने कितने सवालों के साथ उलझी हुई वर्षा से अपने दिल की बातें कह रही थी। वर्षा उसकी सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बहुत ही गंभीरता से, एहसास, क्या तुम्हें अधिकार से प्यार है। एहसास बीच में ही चिल्लाते हुए, नहीं, ये नहीं हो सकता। प्लीज, भगवान के लिए इसके आगे कुछ मत कहिएगा। आप जानती हैं ना, ये सब मेरे लिए बना ही नहीं है और ना ही मैं इसके काबिल हूँ। मुझ जैसी लड़की से मोहब्बत करना किसी के लिए भी सजा से कम नहीं है। मेरे पास देने के लिए सिर्फ मेरे दर्द हैं, अच्छी यादें और मुस्कुराहटें नहीं। मुझे उनके दर्द को और बढ़ाना नहीं है। मिस्टर हक और मैं नदी के वो दो किनारे हैं जो आपस में कभी मिल नहीं सकते। मैं धूल मिट्टी कंकड़ से बनी एक जमीन हूँ और वो साफ बादलों के आसियाने बनाने वाले, चांद तारों को खुद में समेटने वाले आकाश हैं। मैं उनके काबिल नहीं और ना ही किसी और के। यह सब कहते कहते एहसास की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी आंखों की नमी वर्षा को दिख जाती है। वर्षा एहसास के पास आकर उसका हाथ पकड़कर, एहसास, तुम ना सही, पर किसी और को अगर तुमसे मोहब्बत हो जाए, या कोई हो जिसे तुम्हारे बीते कल के बारे में जानने के बाद भी तुमसे मोहब्बत रहे और वो मोहब्बत निभाने वाली हो, तो तुम क्या करोगी। यह सुनते ही एहसास को अधिकार की कई बात याद आ जाती है, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। यह सब कानों में गूंजते ही एहसास उठकर खड़ी हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। यह हुआ भी तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। आज की इस दुनिया में लोग अपनी पत्नी या प्रेमिका को किसी और से बात करते हुए भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर रहने वाली लड़की किसी और नाम से जानी जाती है। एक रेप विक्टिम के साथ लोग सहानुभूति रख सकते हैं, उसके लिए कैंडल मार्च निकाल सकते हैं, पर उसे अपने घर की बेटी, बहू या पत्नी नहीं बना सकते हैं। एक एक भी इंसान उन्हें अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। हमारे समाज में औरत एक सफ़ेद चादर है जिस पर पानी का निशान भी लोगों को दाग लगता है। एक लड़की सड़क पर अकेली चले तो आवारा, और किसी लड़के के साथ चले तो बदचलन। लड़की अपने भाई के साथ भी चलती है तो लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो उसका आशिक है। यहाँ सहने वाली को गाय और ना सहने वाली को बेहया कहते हैं। यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी किसी वेश्या के आंगन से लाई जाती है, पर उसी वेश्या को अपने घर की दहलीज भी कोई पार नहीं करने देता। यहाँ बिना माँ के बच्चे को सिंपैथी दी जाती है और बिना बाप के बच्चे के हजारों बाप बना दिए जाते हैं। किसी के घर से उनका लड़का भाग जाए तो लोग ऐसे बातें करेंगे जैसे वो सब्जी लेने गया है, कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। पर किसी के घर की लड़की अगर 2 मिनट भी घर आने में लेट हो जाए तो लोग उसके पूरे परिवार को सूली पर चढ़ा देते हैं। आजकल तो रेप विक्टिम की माँ बाप भी ऐसी लड़कियों का गला घोंटकर उन्हें मार देते हैं या उनका साथ नहीं देते। फिर कोई ऐसी लड़की से प्यार कैसे कर सकता है। यह समाज किस हद तक दोगला है, ये आप अच्छे से जानती हैं। आपकी कही ये सब फिल्मी बातें हैं, हकीकत इनसे बहुत अलग है। और मुझे मेरी हकीकत पता है। एहसास के दिल का दर्द उसकी आंखों में आंसू बनकर उतर आया। तभी वर्षा एहसास का चेहरा अपने हाथों में भरकर, एहसास, सबकी किस्मत अलग होती है। अतुल अंकल ने तो तुम्हें अपनी बहू की जगह दी, पर वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। हो सकता है कोई आए जो तुम्हें तुम जैसी हो वैसे प्यार करे। कोई हो जिसके लिए तुम्हारा जिस्म नहीं, तुम्हारी रूह मायने रखती हो। कोई हो जो तुम्हें प्यार से कहीं ज़्यादा इज्जत दे। कोई हो जो शरीर की पवित्रता नहीं, मन की पवित्रता देखता हो। ऐसा हम सफ़र तो हो सकता है ना। एहसास वर्षा को खुद से दूर करके, मत दिखाओ ऐसे सपने जो आखिर में टूटने हैं। मेरे जिस्म पे बने वो निशान कभी कम नहीं होंगे। ये दाग किसी की आंखों को अच्छे नहीं लग सकते। रही बात अतुल अंकल की, तो मुझे पता है मैं उनकी ज़िंदगी में एक बोझ हूँ। वो मुझे ये इज्जत देकर अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं, पर याद उन्हें आज भी सब कुछ है। उनके पछतावे ने उनके पैरों में बेड़ियों की तरह मुझे बांध दिया है। प्यार करने में और जिम्मेदारी निभाने में बहुत अंतर होता है। मुझे वो दिन आज भी बहुत अच्छे से याद है। फ्लैशबैक, निकालो निकालो इस लड़की को, निकालो यहाँ से। फेंको फेंको इस लड़की को बाहर फेंको। आश्रम के बाहर कुछ औरतें और कुछ आदमी लगभग आधे घंटे से नारे लगा रहे थे। काफी देर बाद आश्रम का दरवाजा खुलता है और अतुल जी बाहर निकलते हैं।
उन्हें देखकर भीड़ शांत हो जाती है, पर एक महिला जो लगभग 35 साल की रही होगी, वो आगे आकर, मिस्टर सिंघानिया, आप जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है। हमारा समाज इस बात की इजाज़त कभी नहीं देता और ना ही हम दे सकते हैं। अतुल जी बहुत परेशान होकर, देखिए हम आपको समझ रहे हैं, आप हमें थोड़ा टाइम तो दे सकते हैं ना। वो चली जाएगी, प्लीज़ आप सब शांत रहिए। यह कहकर वो अंदर चले जाते हैं। अंदर अनूप के कमरे के आगे सबकी भीड़ लगी थी। बड़ी मुश्किल से अतुल जी अंदर जाकर, वर्षा बेटा प्लीज़ यहाँ से चलो, मैंने तुम दोनों के रहने का सब बंदोबस्त कर दिया है। एहसास का यहाँ रहना बाकी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आसपास के लोग बाहर नारे लगा रहे हैं। अगर बात ज़्यादा बड़ी हो गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वर्षा कोने में बेजान बैठी एहसास को देखती है, जो हाथ में अनुभव की एक तस्वीर लिए बस एकटक उसे घूर रही थी। वर्षा नम आंखों के साथ, अंकल देखिए उसे, उसकी हालत देखिए। अनु को गए अभी 20 दिन हुए हैं। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अनु की सारी यादें यहीं से जुड़ी हैं। वो बेचारी बच्ची कैसे जाएगी इन यादों से दूर? क्या किसी को उस पर तरस भी नहीं आ रहा? पूजा मैम यहाँ होती तो ये सब कभी नहीं होता। एक टूट चुके इंसान को आप सब किस हद तक तोड़ेंगे, किस हद तक उसे चोट पहुंचाएंगे? आपने तो वादा किया था ना, एहसास को संभालने का, उसका ध्यान रखने का। आप वो वादा कैसे भूल गए? बताइए, जवाब दीजिए अंकल। वर्षा के किसी भी सवाल का अतुल जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो नम आंखों से बेजान सी एहसास को बस देखे जा रहे थे। तभी दो चार औरतें आईं और दर दराते हुए कमरे के अंदर घुस गईं। दो औरतों ने वर्षा को पकड़ लिया और बाकी दो एहसास के पास गईं और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगीं। अतुल जी उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, पर उन औरतों के आगे वो अपने बल का प्रयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। वहीं वर्षा चिल्लाते हुए, छोड़ो, छोड़ो उसे, हाथ मत लगाना उसको, मैं कहती हूँ छोड़ो उसे। एहसास रुको, आप सब पागल हो गई हैं क्या? प्लीज छोड़िए मुझे। वर्षा चिल्लाती रही, पर ना किसी ने उसे छोड़ा और ना एहसास को। बाहर वो दो औरतें एहसास को घसीटते हुए लाती हैं और जमीन पर धकेल देती हैं। एहसास मुंह के बल गिर जाती है। उसे कई जगह चोटें आ चुकी थी, पर अभी तक उसने अनुभव की वो फोटो नहीं छोड़ी थी जो उसने अपने सीने से लगा रखी थी। वहां अब और भीड़ जुट चुकी थी। पब्लिक के डर से आश्रम की सिक्योरिटी करने वाले कब के भाग गए थे। उधर वर्षा बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़वाकर बाहर की तरफ भागती है। जो महिलाएं नारा लगा रही थीं, वो एहसास को घेर कर खड़ी थी। अतुल जी हाथ जोड़कर, प्लीज, प्लीज आप सब ये मत करिए, वो चली जाएगी यहाँ से। आप सब कानून तोड़ रहे हैं, मुझे मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ेगी। उनकी बात सुनकर एक औरत आगे आकर, वाह जी वाह, समाज के नियम तोड़े आप सब और कानून तोड़ रहे हैं हम। सही है, इस आश्रम में ऐसी घटिया बचलन लड़की को जगह दी हुई है। आश्रम का और आसपास का माहौल खराब हो रहा है, पर गलत हमें, पाप हम कर रहे हैं। एक आदमी आगे आकर, आज ये लड़की है, कल कोई और होगा और परसों कोई और। ऐसे करते करते तो हमारा पूरा समाज ही भ्रष्ट हो जाएगा। हमारी लड़कियां भी इनके नक्शे कदम पर चलने लगेंगी। फिर क्या करेंगे हम? ये लड़की आश्रम में तो क्या, आसपास के किसी गली मोहल्ले में भी नहीं दिखनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्या किया है इसने जो ये यहाँ रहने के, जीने के लायक नहीं है? आप सब होते कौन है किसी और की जिंदगी में दखल देने वाले? वर्षा पीछे से चिल्लाते हुए आती है और एहसास के पास जाकर उसे उठाती है। एक औरत वर्षा के पास जाकर, ए लड़की, तू चुप ही रहे और इसका साथ देना छोड़ दे, वरना तेरे रहने का भी कोई ठिकाना नहीं बचेगा, समझी? फिर अजीब नजरों से एहसास की तरफ देखकर, इतने महीने से न जाने कहाँ किसके साथ मुंह काला कर रही थी। खुद पागल बनी फिरती थी और बेवकूफ सबको बना दिया। किसको पता कि कोई उसे उठाकर ले गया था या ये खुद गई थी। वैसे भी ऐसी लड़कियां नोटों की गड्डी के आगे खुद को बेचने में 1 मिनट का समय नहीं लेती। ऐसी लड़कियां समाज के लिए अभिशाप हैं, जो अपने माँ बाप के बाद अपने भाई को भी खा गई। उसका साया हमारे बच्चों के लिए किसी श्राप से कम नहीं। इन्हें तो, बीच में ही वर्षा चिल्लाते हुए, चुप, चुप, एक शब्द भी आगे मत बोलिएगा, वरना भूल जाऊंगी कि आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। छी, इतनी घटिया सोच, शर्म आती है मुझे आप सब पर। वो औरत गुस्से में अपने पीछे खड़ी औरतों को, इस लड़की को इससे दूर करो। ये सुनते ही फिर से दो औरतें वर्षा का हाथ पकड़कर उसे साइड खींचने लगती हैं।
माँ की भीड़ बस तमाशा देखती रहती है। वो औरत जब आंखों में आग लिए एहसास के पास जाती है और उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है। थप्पड़ इतना जोर का था कि एहसास गिरते गिरते बचती है, पर उसके हाथ से अनुभव की फोटो गिरकर टूट जाती है। वो औरत चिल्लाते हुए, ये थप्पड़ तुझे तेरे भाई ने मारा होता तो तू इतनी बेशर्म ना निकलती। घर से खुद भागकर ऐसी ही लड़कियां पकड़े जाने पर 10 बहाने बनाती हैं। कितना अच्छा भला लड़का था अनुभव, हम सबकी मदद करता था। पर यह डायन अपने ही भाई को खा गई, मार दिया उस बेचारे अनु को। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। एहसास जोर से चीखती है। उसकी आवाज़ सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वर्षा और अतुल जी तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि एहसास ने अनु के जाने कि आज 20 दिनों के बाद कुछ बोला था। इससे पहले वो सिर्फ अनुभव की फोटो लेकर उसके कमरे में बैठी रहती थी। एहसास अपने बचपन के सदमे से निकलकर ठीक हो चुकी थी, पर उसको अब अनुभव के अलावा कोई याद नहीं था। वर्षा की बस कुछ बातें उसे याद थी। इसके अलावा उसे अपने साथ हुआ हादसा याद था, और कुछ नहीं। एहसास पागलों के जैसे जमीन पर बैठकर अनुभव के फोटो के टूटे कांच को धीरे धीरे उठाते हुए, नहीं, मेरा भाई कहीं नहीं जा सकता है। अनु वापस आएगा, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। फिर उठकर उस औरत के पास जाकर रोते हुए, आपने मुझे मारा, मुझे बुरा नहीं लगा और दर्द भी नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है इससे पहले उन लोगों ने मुझे इससे कहीं ज़्यादा मारा था। मैं बहुत चिल्लाती थी, पर वो जानवरों की तरह मुझे नोचते रहते थे, जलाते थे, चाकू से मेरा हाथ काटते थे और सर पर भी बहुत बार मारा था। तब बहुत दर्द होता था, बहुत चिल्लाती थी, पर कोई मुझे बचाने नहीं आता था। वो दर्द, वो तकलीफ तब बहुत होती थी, बहुत दुखता था मुझे। पर आज कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करो। अनु कहीं नहीं जा सकता। वो बोलता था कि मुझे किसी ने तंग किया तो वो उसको बहुत पीटेगा। अभी तो अनु को उन सबको मारना है ना, वो आएगा उन्हें मारने के लिए। पर अभी वो नहीं है तो मेरी चोटें और ज़्यादा दुखती हैं। दवा लगाती हूँ तब भी दुखता है। मुझे रात में बहुत डर लगता है। अनु को पता है मैं बहुत तकलीफ में हूँ। वो आएगा मेरे पास। मेरा भाई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो मुझे आप सबके बीच अकेला नहीं छोड़ सकता। जो मेरे साथ हुआ, वो अगर आप में से किसी की बेटी के साथ होता तो आप सब उसे भी ऐसे ही मारते। एहसास अतुल जी की तरफ देखकर, आप अंकल हैं ना मेरे। अंकल, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो आप उसे भी ऐसे छिपाए फिरते, उसके लिए लड़ते नहीं, अपनी बेटी के साथ भी यही करते। एहसास अनुभव की फोटो अपने सीने से लगाकर, सब बुरे हैं, कोई अच्छा नहीं है। मेरा अनु आएगा मेरे लिए सबसे लड़ने। वो आएगा। मेरा अनु अपनी अंजिल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वो आएगा। ये कहते हुए एहसास वहां से चली जाती है। पर अब यहाँ का नज़ारा बदल चुका था। यहाँ थोड़ी देर पहले सब एहसास को न जाने कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, वहीं अब उन्हीं लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। हर किसी की आंखों का गुस्सा अब शर्मिंदगी में बदल चुका था। हर किसी को एहसास के कई एक एक शब्द में उसके दिल का, उसके रूह का दर्द साफ साफ दिख गया। अपनी बातें कहते वक्त उसकी आंखों में जो दर्द था, वो दर्द वहां खड़े हर एक शख्स को दिख गया था। एहसास की कई ये बातें कि जो मेरे साथ हुआ, वो अगर आप में से किसी की बेटी के साथ हुआ होता तो आप सब उसे भी ऐसे ही मारते। सबको अंदर तक झकझोर दिया था। अपने अपनों को एहसास की जगह सोचकर सबकी रूह कांप गई थी। वर्षा और अतुल जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो सारे लोग बिना कुछ कहे वर्षा और अतुल जी के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर रोते हुए माफी मांग कर चले गए। किसी के पास माफी मांगने के लिए शायद शब्द ही नहीं बचे थे। वर्तमान, ये यादें चाह कर भी मेरे दिल और दिमाग से निकल नहीं सकती। झूठी उम्मीदें इंसान का सच भी उसे छीन लेती हैं, इसलिए मैं मेरी सच्चाई कभी नहीं भूल सकती। मेरा मकसद सिर्फ अनु को वापस लाना, और ये मकसद मैं पूरा करके रहूंगी। ये प्यार, ये रिश्ता, ये दोस्ती मेरे मकसद के बीच में नहीं आ सकती। अच्छा होगा आप भी हकीकत को मान लीजिए। मैं जैसी हूँ, जिस हालत में भी हूँ, मैं खुश हूँ। अनु से दोबारा मिलने की उम्मीद ही मेरे जीने की वजह है, और ये वजह मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। ये कहते हुए एहसास गुस्से में वर्षा के घर से निकल पड़ती है। वर्षा उसे रोकने के लिए बढ़ती है, पर एहसास बिना रुके चली जाती है। वर्षा एकटक एहसास को जाते हुए देखकर, नसीब का खेल किसी को नहीं पता एहसास, इसने जो तुम्हारे लिए सोच कर रखा है वो करके ही रहेगा। तुम्हारा हम सफर तुम्हें मिलने वाला है। भगवान करे खुशियाँ जल्दी तुम्हारी झोली में आकर गिरे।
अनु का प्यार और भरोसा तुम्हें तुम्हारे हीरो से मिला दे। हेलो एहसास, कहाँ हो तुम? बसल कॉल पर एहसास से पूछता है। एहसास हैरानी से, वर्षा से मिलने आई थी, अभी रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? मिस्टर हक अभी ऑफिस नहीं आए क्या? वो ठीक तो है ना? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और ऑफिस में ही है। मुझे तुमसे कुछ काम था। बसल बहुत परेशान सा बोलता है। एहसास, क्या हुआ बताइए। वो आज रात 8 बजे एक मीटिंग है। उसे मीटिंग कब बिजनेस पार्टी ज़्यादा कह सकते हैं। माँ अधिकार और मेरे साथ उनकी सेक्रेटरी यानी कि तुम्हें भी जाना था। हम तीनों इनवाइटेड हैं। यह मीटिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर अधिकार पता नहीं क्यों मना कर रहा है। शायद सुबह जो बहस हुई थी तुम दोनों में, उस वजह से वो तुमसे कहना नहीं चाह रहा है। उसे पता भी नहीं है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम अगर हाँ कर दो जाने के लिए तो मैं उससे बात कर लूँ। तुम चल सकती हो ना? बसल अपने सवाल के जवाब का इंतजार करने लगता है। इधर दूसरी तरफ एहसास काफी सोचकर, ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड कीजिए और आप मिस्टर हक से कहिए कि मैं वहां पहुंच चुकी हूँ। बसल चहकते हुए, थैंक यू सो मच। यह डील मेरे और अधिकार के लिए बहुत जरूरी थी। थैंक यू एहसास, तुम जल्दी से पहुंचो वहाँ, मैं अधिकार को लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो, पार्टी की थीम ब्लैक है, तो तुम ब्लैक ड्रेस में आना। एहसास हाँ कह के फोन कट कर देती है। टेस्ट ऑफ टंग रेस्टोरेंट, शहर का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट, जहाँ एक साइड लोग अपना फूड एंजॉय करते हैं और दूसरी साइड म्यूजिक और डांस होता है। जहाँ आपका दिल चाहे तो आप अपने स्पेशल वन को इम्प्रेस करने के लिए गाने गा सकते हैं या फिर उनके साथ डांस कर सकते हैं। ये कपल्स के लिए बहुत अच्छी जगह थी। कहने के लिए तो ये एक रेस्टोरेंट पर किसी बड़े होटल से कम नहीं लग रहा था। आज इसे किसी बड़ी कंपनी के मालिक ने बुक कर लिया था, इसीलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बस बिजनेस पार्टनर्स, उनके स्टाफ और रेस्टोरेंट के स्टाफ थे। वहीं एक टेबल पर अधिकार बैठा बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। वाइट पैंट, ब्लैक शर्ट और उसके ऊपर वाइट कोट और रेड टाई, जेल से सेट किए हुए बाल। उफ, अधिकार तो आज कहर ढा रहा था। आसपास की लेडीज और रेस्टोरेंट में काम कर रही लेडी वेस्ट्रेस सब बस अधिकार को ही देख रही थी। इन सबसे अनजान अधिकार बस रेस्टोरेंट के डोर की ही तरफ देख रहा था। तभी वह बसल हाथ में ड्रिंक लिए आता है और अजीब तरीके से हंसते हुए, क्या बॉस, बार बार दरवाजा देख रहे हो? वॉचमैन की ड्रेस अच्छी लग गई क्या आपको? कहो तो एक ऐसी बनवा दूं या इसी से मांग लूं? बोलो तो। शट अप, जस्ट शट अप बसल। सबके सामने तुम्हारे दांत तोड़ दूं, इससे पहले इन्हें अंदर कर लो और अपना मुंह बंद रखो। अधिकार का गुस्सा देखकर बसल तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है, जैसे उसने फेविकोल लगा दिया हो। अधिकार अपनी घड़ी की तरफ देखकर, तुमने कहा था कि मेरी सास यहाँ पहुंच गई हैं। उन्हें इस बिजनेस पार्टी के बारे में पहले से पता था? तो वो कहाँ है? आधे घंटे से मैं अपनी घड़ी ही देख रहा हूँ। जब मैंने कहा था कि मुझे नहीं पसंद है पार्टी में जाना, तो तुमने उन्हें पहले क्यों बता दिया था? तुम जानते हो ना कि कल का दिन कितना इम्पोर्टेंट है। कल एक और कड़ी हमारे हाथ लगने वाली है। और मेरी सास, वो मुझसे बिना पूछे यहाँ आने के लिए कैसे तैयार हो गई? बसल अपना मुंह बंद किए हुए ही, ऊम कुम, अधिकार चिल्लाते हुए, बसल मुंह खोलकर बात करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम्ही ने तो कहा था कि दांत मत दिखाओ। बोलूंगा तो दांत तो दिखेंगे ही ना। और मुझे नहीं पता था कि तुम हमारी इम्पोर्टेंट बिजनेस डील की पार्टी भी अटेंड नहीं करना चाहोगे। रही बात एहसास की, तो वो आती ही होगी, कहीं फंस गई होगी, आ जाएगी। अब आ गए हो तो यहाँ तो मुंह मत फुलाओ, एंजॉय करो। इन्वेस्टर्स भी आते ही होंगे, उनके सामने ऐसे रहोगे तो डील तुरंत कैंसिल हो जाएगी। प्लीज थोड़ा तो चिल करो। बसल ये कहकर बेचारा सा मुंह बना लेता है। अधिकार चिल्लाते हुए, चिल माय फुट, तुम्हें पता भी है कि ये जो खन्ना इंडस्ट्रीज हमारे साथ डील में शामिल है, वो रियान खन्ना के फादर की कंपनी है। बसल, हाँ ये तो जानता हूँ, तो क्या हुआ? ये डील रियान के पापा ही हैंडल करेंगे ना, तो इसमें अब अचानक से तुम्हें क्या दिक्कत हो गई है? क्योंकि अब ये डील उसके पापा नहीं, खुद रेहान हैंडल करेगा। उनकी तबीयत खराब हो गई है, अब हमें रेहान के साथ काम करना होगा। ये डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मेरी सास उससे कहीं ज़्यादा। रेहान उसके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होता है, इसीलिए मैं यहाँ मेरी सास के साथ आना नहीं चाहता था। वो छोटा भीम मेरी सास के आसपास भी होता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है।
ऐसा नहीं है कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है, पर फिर भी मैं उन्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। अधिकार की आंखों में जलन इस वक्त साफ दिख रही थी। बसल दबी मुस्कान के साथ, बॉस जल रहे हैं, बॉस जल रहे हैं। अधिकार उसे गुस्से से घूरते हुए, बसल, हेलो मिस्टर सिंघानिया। एक आवाज सुनकर अधिकार और बसल आवाज की तरफ देखते हैं। सामने रियान खन्ना और उसके साथ 3 लोग थे। अधिकार और बसल उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं। अधिकार उनकी तरफ जाकर एक आदमी से हाथ मिलाते हुए, हेलो मिस्टर त्यागी, कैसे हैं आप? मिस्टर त्यागी मुस्कुराते हुए, मिस्टर सिंघानिया, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। बस आने में जरा देर हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप तो जानते हैं ना कि मुझे बहुत सारी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती हैं। बहुत बिजी शेड्यूल है, इसलिए लेट हो गया। अधिकारी भी मुस्कुराते हुए, इट्स ओके मिस्टर त्यागी। मिस्टर त्यागी की बात सुनकर रियान धीरे से बसल के कान में, ये बिजी रहता है, हम तो अपनी अपनी भैंस चराते हैं और अभी उन्हें खोल कर आए हैं। हम तो नल्ले हैं नल्ले, यही एक काम करता है। इन्वेस्टर ना होता तो इतनी देर इंतजार कराने वाले का मुंह तोड़ देता मैं। बसल उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए, साले तू भी तो अभी बस 5 मिनट पहले यहाँ आया है और कह रहा है कि तूने इंतजार किया है। कहीं 20 साल तो नहीं हो गए तुझे यहाँ आए? रियान बसल की बात सुनकर मुंह बनाते हुए, अबे निर्मा, मेरा 5 मिनट भी 5 घंटे जैसा होता है। तुझसे बात करके मेरे और 5 मिनट वेस्ट हो गए। चल हट, हवा आने दे। बसल कुछ बोलने को हुआ तभी, मिस्टर खन्ना, आप क्या बातें कर रहे हैं? मिस्टर त्यागी के बगल में खड़ा एक शख्स रियान और बसल को हैरानी से देखते हुए पूछता है। रियान हड़बड़ाते हुए, कुछ नहीं बर्दन जी, मैं बस इनसे कुछ डिस्कस कर रहा था। बर्दन जी हंसते हुए, ओह चलिए, मैं आप सबका एक दूसरे से परिचय करवा देता हूँ। बर्दन अधिकार से शुरू करते हुए, यह हैं इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर अधिकार सिंघानिया, और आपके बगल में जो खड़े हैं वो है इनके मैनेजर बसल। इधर सिंघानिया जी की बगल में है इस डील के इन्वेस्टर मिस्टर अंकुर त्यागी जी। मुझे तो आप जानते हैं, मैं हूँ आप सबको जोड़ने वाली कड़ी, बर्धन राजपूत। बर्धन अब रियान की तरफ देखकर, और यह है खन्ना इंडस्ट्रीज के मालिक रियान खन्ना, और इनके साथ हैं इनके मैनेजर पूरब गुप्ता जी। एक दूसरे से परिचय हो जाने के बाद सब औपचारिकता पूरी करते हुए सबसे हाथ मिलाते हैं। इसी बीच अंकुर त्यागी किसी को देखकर, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट गर्ल, सब उसकी आंखों के इशारे की तरफ देखते हैं। सामने देखकर हर किसी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सामने एहसास खड़ी थी। आज उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। चेहरे पर लाइट मेकअप, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में भरी हुई ब्लैक चूड़ी। उसने बालों का बन बना रखा था, माथे पर अधिकार के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। एहसास इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब उसे आंखें फाड़ कर देख रहे थे। यहाँ तक कि अधिकार की आंखें भी जैसे उस पर जमसी गई हों। तभी त्यागी अपनी शर्ट की ऊपर की बटन खोलते हुए, गर्मी सच में बढ़ गई है या सिर्फ मुझे लग रही है? त्यागी की नज़र एहसास की तरफ देखकर अधिकार का पारा हाई हो जाता है। वो कुछ कहने चलता है कि तभी रियान उसे साइड करते हुए एहसास की तरफ जाता है। वहीं उसे देखकर अधिकार का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। रियान एहसास के पास पहुंचकर, एहसास जी, आप यहाँ? मेरा तो यहाँ आना सफल हो गया। वैसे आप यहाँ कैसे? एहसास कुछ बोलने चलती है कि तभी कोई रियान को साइड करते हुए, क्योंकि ये मेरी वाइफ मिसिस एहसास अधिकार सिंघानिया है और साथ ही साथ मेरी पर्सनल सेक्रेटरी भी। ये कहते हुए अधिकार एहसास का हाथ पकड़ लेता है और रियान का तो मुंह बन जाता है। वही एहसास कभी अपना हाथ देखती है जिसे अधिकार ने पकड़ रखा था, और कभी उसका चेहरा जो इस वक्त उसकी तरफ ही देख रहा था। इधर बाकी सभी उनके पास आकर फिर से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। एहसास भी मुस्कुराते हुए सबसे हाथ मिलाती है। अंकुर त्यागी एहसास से हाथ मिलाते हुए, नाइस टू मीट यू मिसेस सिंघानिया। मिस्टर सिंघानिया ने तो हीरा छिपा कर रखा था। आपके साथ आप सबके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी होगी। एहसास उनकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराकर अपना हाथ उनके हाथ से खींच लेती है, जो शायद वो छोड़ना नहीं चाहते थे। इधर अधिकार बस त्यागी को घूरे जा रहा था। वही नहीं, दूसरी साइड खड़ा रियान भी कब से त्यागी को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वहीं उन दोनों को कब से बसल और पूरब देख रहे थे। दोनों कभी अधिकार को देखते तो कभी रियान को। बसल पूरब के कान में, भाई मैनेजर,
क्या हम दोनों के बॉस एक ही इंसान को घूर रहे हैं? उसकी बात सुनकर पूरब भी धीरे से, हाँ भाई मैनेजर, दोनों एक ही आदमी को घूर रहे हैं। वैसे भाई मैनेजर, क्या हम दोनों के बॉस एक ही लड़की के लिए उस आदमी को घूर रहे हैं? बसल कहीं खोया सा, मुझे भी यही लग रहा है भाई मैनेजर। बसल और पूरब अपनी बातों पर गौर करके एक साथ, ओ नो भाई मैनेजर। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सब चौंक कर उन दोनों की तरफ देखते हैं। सबको अपनी तरफ देखता पाकर दोनों ही झेप जाते हैं, बर्दन दोनों को देखकर हंसते हुए। भाई मैनेजर, क्या अच्छा वर्ड निकाला है आप दोनों ने। गुड, बसल खींचते हुए। सॉरी सर, हम बस ऐसे ही। तभी त्यागी बीच में ही, इट्स ओके भाई मैनेजर, चलिए हम सब डिनर करते हैं और इसी बहाने डील को लेकर भी कुछ डिस्कस हो जाएगा। उनकी बात सुनकर सब हंसते हुए डिनर टेबल की तरफ चल पड़ते हैं। अधिकार और एहसास सबसे पीछे थे। अधिकार धीरे से, मिस हास, आपको एक बार बताना तो चाहिए था कि आप यहाँ आने वाली हैं। एहसास बिना उसकी तरफ देखे, क्यों? अब आपको यहाँ मेरे साथ आने में भी शर्म आ रही थी तो सोचा आपके साथ ना सही, बाद में ही आ जाती हूँ। मेरी वजह से आपके इम्पोर्टेंट डील में कोई प्रॉब्लम हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब लोगों को दिखाने के लिए ही सही, आप मुझे बर्दाश्त तो कर ही सकते हैं, या इसमें भी आपको प्रॉब्लम है? अधिकार उसकी बेरुखी देखता रह जाता है और एहसास जाकर सबके साथ बैठ जाती है। सब डिनर के साथ साथ डील को लेकर भी काफ़ी कुछ डिस्कस करते रहते हैं। इसके बाद वो बाकी सब गेट से भी मिलते हैं। बार कॉर्नर के साइड एहसास अकेले खड़ी रेस्टोरेंट को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। बाकी सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ एक गिलास लिए अधिकार आ जाता है। अधिकार एहसास को गिलास देते हुए, ये लीजिए जूस है, इसको पी लीजिए। एहसास गिलास की तरफ देखकर, ये क्यों मिस्टर हक, मेरा मन नहीं है, आप पी लीजिए। अधिकार एहसास के हाथ में गिलास पकड़ाते हुए, चुपचाप पी लीजिए, आपने डिनर भी अच्छे से नहीं किया है, बेबी के लिए अच्छा नहीं है, चलिए पी लीजिए। एहसास गुस्से से, मैंने कहा ना कि मेरा मन नहीं है, ये सिंपैथी दिखाना बंद करिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अधिकार अब एहसास को घूरते हुए, इन सब टॉपिक पर हम घर पर बात कर सकते हैं, आप अभी के लिए शांत रह सकती हैं, लीजिए इसको। अधिकार जितना जूस का गिलास एहसास को देने की कोशिश करता है, एहसास उसे वापस करने लगती है। यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहता है। वहीं दूर खड़ा कोई शख्स कब से उन दोनों को ही घूरे जा रहा था। इधर अचानक एहसास के हाथ से जूस का गिलास अधिकार के कपड़ों पर गिर जाता है। एहसास यह देखकर, ओ सॉरी, आई एम सॉरी मिस्टर हक, लाइए मैं साफ कर देती हूँ। ये कहकर एहसास अपने हाथों से उनका कोट साफ करने लगती है। अधिकार उसका हाथ पकड़कर, रहने दीजिए, मैं खुद कर लूँगा, आप यहीं रुकिए। यह कहकर अधिकार बाथरूम की तरफ चला जाता है। एहसास को काफ़ी बुरा लगता है और वो मन ही मन खुद को कोसने लगती है। मिसेस सिंघानिया, लगता है आप अपने हस्बैंड से ज़्यादा खुश नहीं हैं। एहसास के पीछे आकर कोई उनके कान में कहता है। एहसास झटके से पलटती है। सामने अंकुर त्यागी खड़ा था। एहसास हल्के गुस्से से, आपने अभी क्या कहा? त्यागी एहसास के और पास आकर, वही जो आपने सुना, आप अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं हैं। काफ़ी देर से मैं नोटिस कर रहा हूँ आप दोनों को। एहसास से एक कदम पीछे होकर और ज़्यादा गुस्से से, अपनी जुबान पर स्पीड ब्रेकर लगाकर रखिए, वरना एक्सीडेंट होते ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। त्यागी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए एहसास के और करीब बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। उफ, ये गुस्सा, आई लाइक इट। आप जैसी खूबसूरत सेक्रेटरी को बाई बनाकर मिस्टर सिंघानिया ने मुझसे एक बड़ा मौका छीन लिया। वैसे आप कहें तो मैं आपको खुश कर सकता हूँ, वो भी मिस्टर सिंघानिया से ज़्यादा। यह कहकर वो एहसास को अजीब तरीके से देखने लगता है। एहसास बड़ी मुश्किल से उससे अपना हाथ छुड़ाती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो अपने दांत पीसते हुए, यह डील मेरे हस्बैंड के लिए ज़रूरी और तुम इस पार्टी में गेस्ट ना होते तो आज मैं तुम्हारा वो हाल करती कि तुम ये बात अपनी बीवी से भी नहीं कह पाते। बाहर मिलते तो मेरे सैंडल के 10-20 निशान अब तक तुम्हारे गाल पर छप चुके होते। दोबारा मुझे छूने या आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की तो आंखें निकालकर गटर में फेंक दूंगी, जिनके ये लायक हैं। गॉट इट? ये कहते हुए एहसास वहां से चली जाती है। इधर त्यागी अपने सीने पर हाथ फेर कर, उफ, ये दिल का सदा, तुम्हें मेरे बेडरूम तक ना लाया तो मेरा नाम अंकुर त्यागी नहीं। हाँ हाँ, ये कहकर वो हंसने लगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव योर अटेंशन प्लीज।
सेंटर में माइक हाथ में लेकर अधिकार बोलता है। एहसास, बसल, रियान और बाकी सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। अधिकार एहसास की तरफ देखकर, बाई जी, क्या आप मेरे पास आएंगी? एहसास उसकी बात सुनकर और ज़्यादा हैरान हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। अब हर कोई उसे ही देख रहा था। बाई जी, क्या आप यहाँ मेरे पास आ सकती हैं? अधिकार सबके सामने एहसास को अपने पास बुलाता है। एहसास हैरान परेशान सी कभी वहां खड़े लोगों को देखती है जो उसे ही देख रहे थे, और कभी अधिकार को देखती है जो उसी की तरफ हाथ बढ़ाकर खड़ा था। अधिकार फिर से, बाइक जी, क्या आप खुद चलकर अपने हबी के पास आ सकती हैं, या मैं आपको गोद में उठाकर यहाँ तक लाऊं? यह बात सुनकर एहसास और ज्यादा चौंक जाती है और जल्दी से अधिकार के पास चली जाती है। अधिकार तुरंत एहसास का हाथ पकड़कर, लेडीज एंड जेंटिलमैन, मीट माई वाइफ मिसेस एहसास अधिकार सिंघानिया। अधिकार के बोलते ही सब एक साथ तालियां बजाते हैं। वही एहसास सबके सामने अपने हाथ पर अधिकार के हाथों की मजबूती देखकर बस कहीं खोई सी उसे ही देखने लगती है। वहीं हर कोई एक दूसरे से एहसास और अधिकार की जोड़ी की तारीफ करते हुए उनके लिए तालियां बजा रहा था। तभी अधिकार बर्धन जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, मेरी एएसएस कंपनी और मिस्टर बर्धन की बीके ग्रुप ऑफ कंपनी, हम एक दूसरे के साथ कई सालों से काम कर रहे हैं। हम एक दूसरे पर बहुत ट्रस्ट करते हैं और कई सालों से दोस्त भी हैं। अधिकार की यह बात सुनकर बर्धन जी मुस्कुराकर अपनी हामी भरते हैं। अधिकार अब त्यागी जी की तरफ देखकर, मैंने और मिस्टर बर्धन ने हमारे इस प्रोजेक्ट को लगभग 3 साल पहले शुरू किया था। इसमें हमारे साथ खन्ना इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेज भी जुड़ी हुई है। इस प्रोजेक्ट में काफ़ी समय से कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत रिस्की है, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर हमें मिल चुका है। इन्वेस्टर है मिस्टर अंकुर त्यागी। हम सब एक साथ आकर इस पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट के लिए आज ये बिजनेस पार्टी रखी गई है। मेरा यह ड्रीम प्रोजेक्ट था, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ये। यह सुनते ही सब एक बार फिर से तालियां बजाने लगते हैं, पर धीरे धीरे तालियों का स्वर कम और लोगों के चेहरे पर हैरानी ज़्यादा बढ़ने लगती है। अधिकार की कई आखिरी लाइन थी, यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ये। अभी जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, अधिकार का इसे था कह देना काफ़ी हैरानी भरा था। सब एक दूसरे से इशारों इशारों में सब समझने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूर खड़ा बस्सा जल्दी से अधिकार के पास आकर धीरे से, अधिकार, क्या कर रहा है तू? तू ये प्रोजेक्ट छोड़ रहा है क्या? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, मैं सब सही कर दूंगा। तूने ऐसा क्यों बोला कि ये तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था? बोल ना, कोई बात है क्या? एहसास भी धीरे से, मिस्टर हक, आपको मेरा यहाँ आना इतना बुरा लग गया कि आप ये प्रोजेक्ट कैंसिल करना चाहते हैं? देखिए प्लीज़, ये सब बंद करिए। अब से मैं आपसे बिना पूछे आपकी किसी भी बिजनेस पार्टी में नहीं आऊँगी। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए और अब ये तमाशा करना बंद करिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अधिकार दोनों की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है, तमाशा तो अब शुरू होगा। थोड़ा पेशेंस रखिए आप दोनों। यह कहकर अधिकार चिल्लाते हुए, मिस्टर वर्धन, मैं आज अभी इसी पल यह प्रोजेक्ट कैंसिल करता हूँ। अब इस प्रोजेक्ट पर मैं काम नहीं करूँगा। यह सुनते ही सबका हलक सूख जाता है। वर्धन और त्यागी तो सुन पड़ जाते हैं। इधर रेहान अपने सर पर हाथ रखकर पूरब को देखकर, भाई मैनेजर जी, ये कालिया का ना फ्यूज उड़ चुका है। इसके दिमाग के पेंच ढीले हो गए हैं। यार ये अपने साथ साथ मुझे भी ले डूबेगा। मेरे बैकग्राउंड में मुझे सुनाई दे रहा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। पूरब भी धीरे से, बॉस, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो बस सीन देख रहा हूँ। आप भी मेरी तरह बस सीन देखिए। रेहान उसे कोनी मारते हुए, पूरब के बच्चे, फिल्म चल रही है, जो तू सीन देख कर एंजॉय कर रहा है, वो कालिया विलेन हीरोइन का हाथ जबरदस्ती पकड़कर हीरो के दिल पर नमक छिड़क रहा है। पूरब गर्दन धीरे से घुमाकर रेहान को देखता है, जो सामने अधिकार की तरफ देखते हुए अपने सीने पर हाथ फिराए जा रहा था। पूरब मुंह बनाते हुए धीरे से, दिल पर नहीं, जले पर नमक छिड़कना होता है, यह कहकर वो सामने की तरफ देखने लगता है। इधर बर्धन भागते हुए अधिकार के पास जाकर, मिस्टर अधिकार सिंघानिया, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो बोलिए ना, मैं सब क्लियर कर दूंगा। आपके साथ मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, आपके बिना ये कैसे पूरा होगा? हमारी 3 साल की मेहनत और इस पर लगाई हमारी इनकम
सब पर पानी फिर जाएगा। प्लीज आप थोड़ा शांत होकर सोचिए। अधिकार हंसते हुए, मैं जो कह रहा हूँ वो सोच समझ कर ही कह रहा हूँ। अब मैं इस प्रोजेक्ट से क्वाइट कर रहा हूँ। मेरे और मेरे डिसीजन के बीच में अब कोई नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं। ये बात वो एहसास को देखकर कहता है। इधर बाकी सब भी एक ऐसा तमाशा देख रहे थे जिनमें उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एहसास को तो यह चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है और वो अपना हाथ अधिकार के हाथ से जोर से छुड़ाते हुए वहां से जाने लगती है। आपने तो कहा था कि ये डील मेरे हस्बैंड के लिए ज़रूरी है और पार्टी में वो गेस्ट ना होते तो आप उसके गालों पर अपने सैंडल के 10-20 निशान दे चुकी होती। अब क्या हुआ? अधिकार की कही यह बात सुनते ही एहसास के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो पलटकर हैरानी से अधिकार को देखती है। अधिकार की आंखों में इस वक्त गुस्सा साफ झलक रहा था। वहीं अंकुर त्यागी के तो होश उड़ चुके थे। वो कभी अधिकार को देखता तो कभी एहसास को। एहसास अपने मन में, क्या मिस्टर हक ने मेरी बात सुन ली थी? वो क्या कहना चाहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अधिकार फिर से चिल्लाते हुए, बैब जी, क्या आपको मेरी कई बात समझ नहीं आई? मैंने कहा ना कि मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ रहा हूँ। अब आपके हस्बैंड के लिए डील कोई मैटर नहीं करती। जाइए और वो कीजिए उसके साथ जो आप बाहर करती। हर कोई हैरान था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एहसास तो अभी भी वहीं जमी हुई थी। मैंने कहा उतारो अपनी सैंडल और दो उसको जवाब उसका। अधिकार की कड़कती आवाज से एहसास सिर उठती है। बसल अधिकार से, अधिकार कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ बोला है एहसास को? अधिकार जलती आंखों से त्यागी की तरफ देखकर माइक में ही, द ग्रेट बिजनेसमैन अंकुर त्यागी ने मेरी बीवी को सेटिस्फाइड करने का ऑफर रखा था उसके सामने। उन्हें लगता है मेरी बीवी मुझसे खुश नहीं है। इन्होंने मेरी बीवी को अपने बेडरूम तक लाने के ख्वाब देख लिए हैं। ये बात सुनते ही हर कोई त्यागी की तरफ देखने लगता है, जिससे वो शर्मिंदगी में अपनी नजरें झुका लेता है। उसका यह करना लोगों के लिए सबूत था कि उसने सच में ऐसी गिरी हुई बात की है। इधर बसल और रियान के हाथ की तो मुठ्ठियां कस जाती हैं। वही बेडरूम वाली बात सुनते ही एहसास के तन बदन में आग लग जाती है। उसका रोम रोम भड़क उठता है। उसे अपने बीते कल के हर उस पल की याद आ जाती है जिसमें ऐसे ही किसी ने उसे इंसान ना समझकर एक खिलौना समझा था, जिससे जी भर खेलने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई थी। एहसास फुर्ती से त्यागी के पास जाती है और अपनी सैंडल उतारकर उसे मारने चलती है, पर हवा में ही त्यागी उसका हाथ पकड़कर डोंट क्रॉस योर लिमिट्स यह कहकर वो एहसास का हाथ नीचे कर देता है। त्यागी अधिकार और बर्धन के पास जाकर, मिस्टर अधिकार, मैं बस आपकी सेक्रेटरी को हेल्प ऑफर कर रहा था ताकि वो अच्छी पोजीशन पर आ सकें। मैं उन्हें अपने ऑफिस में जॉब देना चाहता था। ये गुस्से में मेरी बात सुने बिना चली गई। जैसा आप बोल रहे हैं मेरा वो मतलब नहीं था। आप सबके सामने मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं बहुत इज्जतदार इंसान हूँ। आप क्या ये प्रोजेक्ट छोड़ेंगे? मैं ही इसमें इन्वेस्ट करने से मना करता हूँ। अगर आप इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। और बर्दन जी जानते हैं कि आपके बिना ये प्रोजेक्ट हो सकता है, पर मेरे बिना नहीं। बोलिए बर्दन जी, क्या आप चाहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट छोड़ दूँ? एक बार सोचिए कि आपके इस रिस्की प्रोजेक्ट में मेरे अलावा और कौन इन्वेस्ट करने वाला मिलेगा। यह कहकर वो अधिकार को घूरने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि इन्वेस्ट होने के नाते इस प्रोजेक्ट में अधिकार से कहीं ज़्यादा बर्धन को उसकी ज़रूरत है। वो अपना पलड़ा भारी देखकर मुस्कुराने लगा। हेलो, आप हैं कौन? मैं आपको नहीं जानता। बर्धन की आवाज़ सुनते ही त्यागी के होश उड़ जाते हैं। त्यागी हैरान होकर, ये क्या कह रहे हैं मिस्टर बर्धन? मैं अंकुर त्यागी, आपका इन्वेस्टर। बर्धन उससे दूर होकर, मैं तुझे नहीं जानता और अब तुम्हारी हरकतें जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। यह प्रोजेक्ट बिना इन्वेस्टर के मैं कर सकता हूँ, पर मिस्टर सिंघानिया के बिना नहीं। यह पूरा होगा तो उनके साथ होगा, वरना नहीं होगा। बर्धन की बात सुनते ही त्यागी का मुंह बन जाता है। वही अधिकार आंखों से इशारा करके बर्धन को थैंक यू कहता है। यह सब देखकर त्यागी वहां से जाने लगता है। तभी कोई पीछे से उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लेता है। त्यागी चिल्लाते हुए, ये क्या बदतमीजी है? कौन है? छोड़ो मुझे। उसके कान के पास धीरे से, रियान खन्ना नाम है मेरा, रियान खन्ना। पार्टी में आए ही हो तो बिना खाए कैसे जा सकते हो? अब तुम पार्टी के गेस्ट तो नहीं रहे, पर फिर भी तुम्हारा स्वागत करना तो बनता है ना। यह कहकर रियान एहसास की तरफ देखकर, एहसास जी, वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए और इसकी औकात दिखा दीजिए इसे।
ताकि यह यहाँ से आज कुछ सीख कर जाए। उसकी बात सुनकर एहसास अधिकार की तरफ देखती है, जो उसे आंखों से हाँ का इशारा करता है। एहसास तेजी से त्यागी के पास जाती है और उसे तब तक मारती रहती है जब तक उसके हाथों में दर्द नहीं उठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो उन सभी हैवानों का गुस्सा उसी पर निकाल रही थी। इधर अंकुर ना चाहते हुए भी बेबस सा उसकी मार बर्दाश्त करता रहता है, पर उसकी आंखों में अभी शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एहसास के लिए गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। आखिर में जब उसके बर्दाश्त की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वो निढाल होकर गिर पड़ता है। उसके गिरते ही एहसास के हाथ से सैंडल छूट जाता है और वो बेतासा रोने लगती है। उसकी आंखों में उसके दिल पर लगे घाव का दर्द साफ झलक रहा था। अधिकार भागते हुए आता है और एहसास को अपने सीने से लगा लेता है। एहसास उस पर अपनी बाहें कसते हुए और ज्यादा तेज रोने लगती है। अधिकार उसके सर पर हाथ फेरते हुए, मिस सास, रोना बंद कीजिए। आपकी आंखों में आंसू नहीं, आग होना चाहिए जो ऐसे हैवानों को जलाकर राख कर दे। रोकर अपने हिम्मत को जाया मत होने दो। मेरे होते हुए ऐसे जानवर आपको हाथ नहीं लगा सकते। एहसास उसकी बात सुनकर बहुत अच्छा महसूस करती है और अपने आंसुओं को रोक लेती है। इधर बसल भागते हुए आता है और त्यागी की कॉलर पकड़कर, अबे साले, अपनी औकात दिखा दी ना। इतनी बड़ी पोजीशन और इतनी घटिया सोच। तो जैसे लोगों को तो बीच चौराहे पर खड़ा करके हर लड़की से जूते मरवाने चाहिए। गंदी नाली के कीड़े हो, गटर में ही रहने के लायक हो तुम सब। इस पर भी त्यागी बस उसे घूरता रहता है। अधिकार भी अब उसकी कॉलर पकड़कर उसे उठाता है और उसके दाहिने हाथ की कलाई को कसकर दबा देता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। अधिकार उसे घूरते हुए, इन्हीं हाथों से तूने मेरी बीवी को छुआ था ना। दिल तो करता है कि इन्हें उखाड़ कर तेरे शरीर से अलग कर दूं। तू जैसे घटिया लोगों की वजह से ही लड़कियां आज भी मर्द के पीछे दुबक कर रहती हैं। तुम जैसे हैवान कदम कदम पर उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए ताक में बैठे रहते हो। किसी औरत की कोख से निकलकर किसी और औरत को अपने बेडरूम का सामान समझते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैसे कुत्तों की वजह से बाकी मर्द जात भी शर्मिंदा हो जाती है। अकेली लड़की सिर्फ तेरे बाप का माल नहीं, किसी बाप की इज्जत भी होती है, जिन्हें रौंदते हुए तुम एक मिनट भी नहीं सोचते। लड़की को प्रमोशन देने के नाम पर, नौकरी के नाम पर उन्हें मोलेस्ट करते हो और कहते हो तुम उन्हें सपोर्ट करते हो, आगे बढ़ाते हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, हर लड़की आगे बढ़ने के लिए अपनी जमीर का सौदा नहीं करती। उसमें काबिलियत होती है वहां तक पहुंचने की, तब वो ऊंचा मुकाम हासिल करती है। मुझे अफसोस है तुम्हारी खुद की दो बेटियां होने के बावजूद मुझे तुम्हें ये बात समझानी पड़ रही है। ये कहकर अधिकार एहसास का हाथ कसकर पकड़कर, मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखने वालों की आंखें निकालकर फेंक दूंगा मैं। आज के बाद तूने किसी लड़की के साथ ऐसी बातें दोबारा की तो तुझे जिंदा दफना दूंगा। लड़की को पाँव की जूती समझने वाला खुद को भी पाँव ही समझता है। उसकी बात खत्म होते ही हर कोई अधिकार के लिए तालियां बजाने लगता है। अधिकार की कई बातें और उसका किया यह काम सबके दिल को छू जाता है। रियान, त्यागी को अपनी तरफ घुमाकर, 2 सेकंड के अंदर यहाँ से गायब हो जा, वरना ऐसा ना हो कि यहाँ आई सारी लेडीज तुझे अपने हाथों से यही खाना खिलाएं जो अभी एहसास जी ने खिलाया। दोबारा इस शहर में मत दिखना मुझे, वरना ऐसी हालत करूंगा तुम्हारी कि खुद की शक्ल भी आईने में पहचान नहीं पाओगे। चलो निकलो यहाँ से। यह कहकर वो त्यागी को धक्का देता है, जिससे वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ता है। सब उसे गिरा देखकर हंसने लगते हैं। त्यागी उसी हालत में सबको अपने ऊपर हंसते देखकर धीरे से, यह बेइज्जती मैं याद रखूंगा। मेरे गाल पर बने हर निशान का घाव मैं तुम सबके दिल पर दूंगा। मिस्टर अधिकार सिंघानिया, वादा करता हूँ तुमसे, जिस लड़की के लिए तुमने मेरी इतनी बेइज्जती की है, मेरी उसी लड़की के लिए तुम्हें अपने कदमों में गिरा दूंगा मैं। उस दिन तुम रोगे और मैं हंसूंगा। यह कहकर वो उठता है और तेजी से बाहर चला जाता है। इधर इसी के साथ पार्टी ओवर हो जाती है और सब कुछ देर बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।